नमस्कार। ई लर्निंग पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं गौरव यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं निबंध की क्लास लेके आया हूं, जो कि विकास द्विवेदी सर की ऑनलाइन क्लास पे बेस्ड है। जो कि 13 लेक्चर, जिन्होंने विकास द्विवेदी सर से क्लास किया होगा उन्हें पता होगा कि 13 लेक्चर का एक्सेस मिलता है स्टूडेंट्स को, और 13 लेक्चर में उन्होंने निबंध के टॉपिक को अच्छे से समझाया है कि कैसे निबंध हम लिख सकते हैं। और मैं भी वही वीडियो लेके आया हूँ। उसी वीडियो को बेस बनाकर मैंने जो क्लासेस की और मैंने जो सीखा और जो मैं नोट्स बनाया, मैं उसी को आप सभी के समझ प्रस्तुत करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका समय बचेगा। क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो भी पॉइंट्स दिए, जो भी समझाया, मैंने उसको पूरा नोट डाउन किया और अच्छे से समझने की कोशिश की। और मैं यह कोशिश करूँगा कि आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में हम 13 लेक्चर लेके आने वाले हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 PDF के साथ आपको समझाएंगे। और कहीं ना कहीं ये आपको स्टेट PCS के एग्ज़ामिनेशन में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करने वाला है, या निबंध की क्लास। और यह क्लास कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करने वाला है जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक हैं। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि जो फाइनेंशियली वीकर स्टूडेंट्स हैं, जो सर की क्लास को परचेज़ नहीं कर सकते हैं, वो मेरी वीडियो के माध्यम से निबंध के टॉपिक को समझ सकते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में निबंध लिखना है। तो बिना देर किए आज की क्लास में शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अंत में आप लाइक भी कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे लाइक के लिए नहीं आया हूँ, लाइक या फिर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। बस मेरा ये है कि मैं जो सीख रहा हूँ वो मैं आप सभी को भी सिखा सकूँ, समझा सकूँ। 2018 से ही जो निबंध का प्रश्न है वह उसका पैटर्न जो है वह सेक्शन 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें से पहले सेक्शंस में भी 4 टॉपिक्स होते हैं, दूसरे सेक्शन में भी 4 टॉपिक्स होते हैं, जो कि मूर्त और मूर्त टॉपिक से संबंधित निबंध होते हैं, और उन पे हमें निबंध लिखना होता है। तो दोनों टॉपिक से हमें एक एक निबंध लिखने होते हैं। जैसा कि एक यहाँ पे हमने लिख रखा है, हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आ चुका है। आगे चलकर इस विषय पर हम विस्तार में डिस्कस करेंगे कि कैसे सर ने समझाया इस टॉपिक को, कि देखने से तो लग रहा है यार कि इस पर हम एक शब्द भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन सर ने ऐसा पोस्टमार्टम करके समझाया ना कि सच बता रहा हूँ, इवन आप किसी भी शब्द पे कुछ भी लिख सकते हैं। 1000 शब्द, 500 शब्द, कुछ भी लिख सकते हैं। आपके पास लिखने के लिए बहुत शब्द होगा, बस आप गहनता से अध्ययन कीजिए। जैसा कि सर ने बताया कि 16th सेंचुरी में फ्रांस के एक व्यक्ति मोंटेन हुए, जिनके बारे में कहा जाता है वो पहले निबंधकार हैं। उनका ये मानना था कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, चाहे वो कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकता है। इनके निबंध में कल्पना की मात्रा की अधिकता होती थी, और ये मानते थे कि इनके निबंध में ये एक ख़ास बात यह थी कि इनके निबंध आत्मनिष्ठ होते थे, यानी कि लिखने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत मानसिकता झलकती थी इसमें, इनके निबंधों में। और यानी कि हम कह सकते हैं कि लेखक की निजता व्यक्त होती थी। उसी समय एक व्यक्ति हुए इंग्लैंड में फ्रांसिस बेकन, जिनका मानना था कि जो निबंध वैज्ञानिक होना चाहिए, इसमें बुद्धि की और विश्लेषण की अधिकता होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि यह संसार का विषय होना चाहिए। कहीं न कहीं यह वस्तुनिष्ठता के नज़दीक था। भारतीय परंपरा के भी कुछ निबंधकार हुए, जिनका नाम मैं बताने वाला हूँ। जैसे विद्या निवास मिश्र जी हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम कुटज निबंध को पढ़ सकते हैं, और रामचंद्र शुक्ला जी हुए, प्रेमचंद जी का साहित्य का उद्देश्य निबंध, और गुलाब राय का भारतीय संस्कृति हम पढ़ सकते हैं। वामपंथ और दक्षिणापंथ हमने बहुत सुना होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई पूछ ले कि वामपंथ क्या, दक्षिणापंथ क्या है, हमें समझ भी नहीं आता है क्या बताएं। तो सिंपल सी बात है, हम बता देते हैं आपको कि भूख, गरीबी, आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता, न्याय पर बल देने वाले जो भी विचार हैं, उन्हें वामपंथी कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को।
और दक्षिणापंथी यानी संस्कृति, सभ्यता और भाषा पे जो बल देते हैं, ऐसे व्यक्ति को दक्षिणापंथ कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप वामपंथ और दक्षिणापंथ में फिर कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। यूपीएससी हमसे 2 तरह का निबंध पूछती है, पहला तो मूर्त निबंध और अमूर्त निबंध। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले मूर्त निबंध किसे कहते हैं। यानी कि ऐसे निबंध जो ऐसे टॉपिक जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होते हैं, जैसे गाय को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं। यानी कि ऐसे कुछ टॉपिक्स यूपीएससी देता है जिनके बारे में हम देखते हैं, सुनते हैं या जानते हैं, उसके बारे में निबंध लिखने को आता है। दूसरा टॉपिक आता है अमूर्त, यानी कि जिसके बारे में हम सोचते हैं, कल्पना कर सकते हैं केवल। वो कुछ भी हो सकता है, वो शून्य हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, मतलब जिसके बारे में बस हम कल्पना के आधार पे सोच कर लिखते हैं। मूर्त निबंध में कुछ विषय होते हैं, सोशल टॉपिक्स, कुछ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कुछ टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि सामाजिक टॉपिक में जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, या हो सकता है मूर्त टॉपिक कि क्योंकि महिला सशक्तिकरण को हम देख रहे हैं अपने समाज में और समझ रहे हैं इनसे संबंधित चीज़ों को। और पॉलिटिकल टॉपिक के अंतर्गत हमारा लोकतंत्र, हमारा जो यूपीएससी में निबंध कुछ पॉलिटिकल टॉपिक भी हो सकते हैं और इकोनॉमिकल टॉपिक भी हो सकता है, ज्योग्राफिकल टॉपिक भी हो सकता है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित। तो यह हमारा मूर्त विषय है, क्योंकि इनके विषय में हम अखबारों में, टीवी चैनल्स में देखते हैं। अभी हम कुछ विषय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2018 में पूछा जा चुका है। जैसे जलवायु परिवर्तन हेतु सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें, यह मूर्त विषय है। यानी कि इसके विषय में हम न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स में देख रहे हैं, जान रहे हैं और अखबारों में पढ़ते हैं। एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है, यह अमूर्त विषय है, क्योंकि इसके बारे में कल्पनाशीलता की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हर किसी व्यक्ति का अलग अलग राय होता है, अलग विचार होती है। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे, कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। इसको हम कह सकते हैं मूर्त अमूर्त दोनों विषय है इसमें सम्मिलित है। भारत के सीमा विवादों का प्रबंधन एक जटिल कार्य है, यह मूर्त विषय है, क्योंकि हम इसके बारे में अखबारों में और सोशल मीडिया पे, टीवी पे देखते ही रहते हैं। फिर पार्ट बी में जो आया है क्वेश्चन, वो है 2018 में, रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती है। इसमें मूर्त और अमूर्त दोनों विषय सम्मिलित हैं। अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का स्थायी आयाम है, यह अमूर्त विषय है। जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है, वह दोनों से हाथ धो बैठता है, यह अमूर्त विषय है। यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है, यह भी अमूर्त विषय है। निबंध का जो स्ट्रक्चर है वो 4 तरीके से हम अब बचपन से लेकर अब तक देखते आए हैं। जैसे कि पहले हम बचपन में 4 तरह का होता है। पहली बात तो वर्णनात्मक निबंध, कथात्मक निबंध और विश्लेषणात्मक निबंध या विचार प्रधान निबंध। और चौथा जो है कल्पना प्रधान निबंध या ललित प्रधान निबंध। तो बचपन में हमने देखा होगा कि बचपन में हम लोग गाय पे निबंध लिखने को आता था, या फिर दोस्त पे निबंध लिखने को आ गया, कुत्ते पे निबंध लिखने को आ गया। तो ये चूँकि छोटे बच्चों के निबंध होते हैं, वर्णनात्मक और कथात्मक निबंध, जिसको हम देखते हैं और फिर उसको बेस बना के उस पर निबंध लिखते हैं। जैसे गाय के 4 पूँछ होती है, उसके सॉरी पूँछ में बोल रहा हूँ, गाय के 4 पैर होते हैं और गाय की पूँछ होती है, गाय दूध देती है। लेकिन जो यूपीएससी पूछता है वह विश्लेषणात्मक निबंध होते हैं, यानी विचार प्रधान होते हैं, और कल्पना प्रधान निबंध होते हैं। सामान्यतः यूपीएससी जो निबंध पूछती है उसमें मूर्त विषय होते हैं और अमूर्त विषय होते हैं, उन पे हमें निबंध लिखना होता है। तो मूर्त विषय में जो होता है उसमें हमें अपना ज्ञान के आधार पर निबंध लिखना होता है, और कुछ विश्लेषण होते हैं अपने, और उसमें प्रस्तुति शैली का भी खेल है। और जो अमूर्त विषय होते हैं उन पे हमारी चिंतन कला और प्रस्तुति कला का पूरा खेल होता है। सामान्यतः स्टूडेंट के सामने जो चुनौती आती है वह यह कि हम कौन सा विषय सेलेक्ट करें निबंध लिखने के लिए। तो मैं बताता हूँ, आपको डिस्कस करता हूँ कि कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा कुछ देर बैठ के एग्ज़ामिनेशन हॉल में शांति से पहले ये सोचना है कि कौन सा टॉपिक हमें अच्छे से आ रहा है। पहले मतलब क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से विषय पे हम अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सही विषय का चुनाव, और दूसरा उस विषय को ठीक से समझना है। तीसरा ये है कि इस विषय पर जितनी भी रैंडम थिंकिंग आ रही हैं उनको पॉइंट को गैदर करना है, इकट्ठा करना है, नोट डाउन कर लेना है, एक खाका तैयार कर लेना है या निबंध की रूपरेखा तैयार करनी है। और निबंध में लिखने से पहले हमें शुरू का 10% लिखना है, भूमिका, मेन बॉडी में 80% लिखना है, और फाइनली कंक्लूज़न में हमें 10% लिख देना है। और फिर उसके बाद लिखे हुए निबंध का पुनरीक्षण करना है कि हाँ मैंने लिखा क्या है। अगर उसमें कुछ कमी दिख रही है फिर उसको हम सही कर सकते हैं। विकास सर ने क्लास में डिस्कस किया और बताया कि आपको क्या लगता है कौन से टॉपिक पे आप निबंध नहीं लिख सकते हो। फिर उसी क्लास में कुछ बच्चों ने बताया टॉपिक जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे किसी ने क्यों बोला, किसी ने कभी कभी, आओ ना, ठीक है, विषम, रहस्य, विकल्प, मिथ्या, तंग नज़री, तौबा, मैं नहीं हम, वो, आदतें, और क्या, अनंत, मैं। क्योंकि बच्चों को ये लगता था कि ये शब्द दिखने में इतने छोटे हैं और इस पे क्या ही निबंध लिखा जा सकता है, लेकिन सर ने इतने अच्छे से समझाया कि अब मुझे लगता है कि किसी भी टॉपिक पे इंसान निबंध लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, 1000 शब्द तो आराम से लिख सकता है। तो सर ने क्लास में फाइनली डिसाइड हुआ कि मैं पर निबंध लिखते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि मैं पे निबंध कैसे सर ने बताया कैसे लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं विषय पर निबंध लिखेंगे हम। सबसे पहले मैं को सुनने के बाद क्या आता है कि मैं का क्या अर्थ हो सकता है। मैं का अर्थ किसी एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में भी हो सकता है। महाभारत में समय के रूप में मैं को दर्शाया गया। और एक सर ने एक छोटा सा एग्जांपल बताया था कि सर एक बार आगरा गए थे घूमने के लिए। वहाँ पे सर ने एक प्रदर्शनी के बारे में बताया जहाँ पे यमुना नदी की निगाह में ताजमहल की व्याख्या को बताया गया। यानी कि दूसरी इकाइयों को समझाने के लिए भी मैं का उपयोग होता है। जैसे यमुना नदी के बारे में कि यमुना नदी बताती है अपने बारे में कि मैं ताजमहल के किनारे बसी हूँ, और बसी हूँ मैं बोल रहा हूँ, ताजमहल के बगल से ही मैं बहती हूँ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इस सेंस में भी मैं का अर्थ बोध होता है। मैं को दूसरे सेंस में भी समझते हैं तो हमें यह पता चलता है कि मैं का अर्थ घमंड भी हो सकता है या स्वार्थ हो सकता है। और जैसे कि महात्मा गांधी जी थे, उनके अंदर मैं का पक्ष नहीं था, इसलिए वो महान हो गए। मैं का मतलब यहाँ पे अहंकार। वहीं पे एडोल्फ हिटलर था, उसके अंदर मैं का पक्ष था, तो इसलिए वो भी फेमस हुआ, लेकिन उसने दुनिया को बिल्कुल तबाही कर दिया। यानी कि जिनके अंदर मैं नहीं है वे हमेशा शोषण के शिकार हुए हैं। जैसे स्त्रियां, जिनका परिवार निर्माण में अहम योगदान होता है और उन्हें उतना सम्मान नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे उनके अंदर मैं का अर्थ अपने अधिकारों के प्रति सजग ना होना है, क्योंकि वो अपने मैं के लिए यानी अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं है। मनोविज्ञान में मैं को व्यक्तिगत की धारणा बोलते हैं, व्यक्तित्व की धारणा बोलते हैं। एक इंसान का व्यक्तित्व जो हुआ, दबंग किस्म का है या हावी किस्म का है, एक का दब्बू किस्म का है। तीसरा पॉइंट ये है कि मैं से संबंधित हमारे दिमाग में कोई कविता, शेर या कोई फिल्मी गीत या किसी महान व्यक्ति का कथन आ रहा है तो उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे हमें एक फिल्मी गीत तारे ज़मीं पर याद आ रहा है जो कि मैं के बारे में बताता है, और सुकरात, गांधी, इनके बारे में अगर कोई कथन है या फिर किसी अच्छी फिल्म का कथन, जैसे मदर इंडिया का कथन कोई, या फिर हम कोई डाटा या इंडेक्स या रिपोर्ट, ऐसी चीज़ अपने निबंध में कोट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे पॉसिबल हो वहीं करना है, ज़बरदस्ती का नहीं ठूसना है आंसर में, क्योंकि कहीं ज़बरदस्ती ठूसने से आपका आंसर का जो पैटर्न है वो भी गड़बड़ होगा, और एग्जामिनर की निगाह में ऐसा लगेगा कि आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो फिर आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे आप रिपोर्ट, इंडेक्स, किसी महान व्यक्ति का कथन या फिर कविता, शेर, फिल्मी गीत कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे याद आ रहा है यहाँ पे कि एक कोटेशन है, जब मैं था तब हरी नहीं थे, अब हरी है मैं नहीं।
प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाही, यानी कि यहाँ पे मैं का अर्थ अहम से है। दूसरा कथन है अहम ब्रह्मास्मि, यानी या उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ। अनहल के हिसाब से जो कि सूफी थे, उन्होंने उनके अर्थ में मैं ही खुदा हूँ। एक दूसरा कोटेशन भी है आई एम द स्टेट, या लुई सोलवा का कोटेशन है। अगला कोटेशन है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। एक और भी है, मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा मज़ा भी आएगा सुन के। बड़ा प्यारा कोटेशन है जो कि मैं बता रहा हूँ। मैं वह नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, मैं वह भी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो मैं हूँ, मैं वह हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम सोचते हो कि मैं हूँ। तो आपको थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप का लग रहा होगा, लेकिन यहाँ मैं के बारे में बता रहा है। तो ऐसे सारी कोटेशंस को हम अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ एक बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और बाकी लोग यह नहीं जानते कि वे कुछ नहीं जानते। यह बात सुकरात जी ने कहा था। और नेक्स्ट कोटेशन है मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, या कोटेशन रेने डेकार्ट का है। प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध रूप से स्वार्थी होता है, वह एक भी काम स्वार्थ के बिना नहीं कर सकता है। यह हॉब्स का कहना था। अपने आंसर में हम किसी फिलोसफर को भी जिक्र कर सकते हैं। अगर नाम नहीं याद है तो फिर बिना नाम के भी हम उसकी बातों को या फिर उसकी कोटेशन का जिक्र कर सकते हैं। अब मैं चक दे इंडिया फ़िल्म के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि कैसे चक दे इंडिया में मैं का क्या रोल था। और चूँकि बीते दशक के की फ़िल्म थी, आपने देखा भी होगा शायद, चक दे इंडिया, जिसमें मैं की गहराई को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म के उत्तरार्ध में भारत को ऑस्ट्रेलिया से फिल्म का उत्तरार्ध है भारत को ऑस्ट्रेलिया से जीतना है, किंतु देश की सबसे बेहतरीन प्लेयर में से बाहर ही निकल पा रही है। कोच, दर्शक सभी परेशान हैं, लेकिन उसका मैं इतना बड़ा है कि उसके सामने देश भी छोटा पड़ गया है। उस फिल्म का अंत भारत का ऑस्ट्रेलिया से जीतना नहीं है, एक कोच का देशद्रोह के मामले से मुक्त हो जाने का नहीं है। उसके अंत की सबसे बड़ी बात यह है, जब व्यक्ति अपने मैं से मुक्त होकर हम की बिंदु पर पहुंचता है तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाती है। तो हम इस मूवी के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट होगा, आपका जो आंसर रहेगा वो बहुत खूबसूरत दिखाएगा ऐसे पॉइंट से। निबंध लेखन में हम 6W का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वाट, हु, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। इसको आधार बनाकर भी अपने निबंध को हम आगे ले आ सकते हैं। जैसे कि वाट, यानी कि जैसे अभी मैं का विषय था, तो कि मैं क्या है, मैं का क्या है, उसका अर्थ क्या है। यानी मैं को हम स्वार्थ के रूप में भी ले सकते हैं, अहंकार के रूप में ले सकते हैं, सेल्फ परसेप्शन के रूप में ले सकते हैं, दर्शन में आत्मा के रूप में, और समय के रूप में। जैसे नदी वाला उदाहरण मैंने दिया कि यमुना नदी की निगाह में मैं क्या है, कि मतलब मैं यमुना नदी हूँ और मैं यहाँ पे बसी हूँ, आगरा में हूँ, यहाँ बहती हूँ, फलाना ढिमकाना। कौन के सेंस में मैं, जैसे गांधी में मैं की भावना कम थी, हिटलर में मैं की भावना ज़्यादा थी। व्हेन के संबंध में हम बताते हैं, जैसे बच्चों में मैं की भावना ज़्यादा होती है, वो ज़िद्दी होते हैं, उग्र होते हैं। उम्र के साथ साथ उनके अंदर धीरे धीरे स्वार्थ का विस्तार होता है, मैं का विस्तार होता है। और मैं को कहाँ दिखाया जा सकता है? मैं को मानव जात में, प्राणी जात में, भारत में, विश्व में। और क्यों क्या? क्योंकि यह नैसर्गिक है, सहज है, और परिस्थितियों की वजह से ये सब होता है। हाउ का मतलब ये है कि कैसे, यानी मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं मैं के, शारीरिक कारण क्या हो सकते हैं। अतः इन 5W का भी उपयोग करके हम, या फिर 5 का उपयोग करके, यानी क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इनको बेस बनाकर भी हम अपने निबंध का रूप दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं भी आई तो फिर भी मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे और मुझे बताएंगे कि और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से इस वीडियो को और थोड़ा सा समझाऊँगा, कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की। लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, खुदा हाफिज़।